इस पे टाइम कितना लगता है, इस पे ख़र्चा कितना आता है, और इसमें मतलब कि प्रोसेस क्या होता है। एक आम देहात का बच्चा जिसने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, क्या वो भी इस अब्रॉड पढ़ने के लिए जा सकता है या सिर्फ बीकन हाउस के बच्चे जा सकते हैं? मैं स्टडी वीज़े पे चला गया हूँ, फॉर एग्जांपल यूएस चला गया हूँ, यूके या कनाडा वगैरह, क्या मैं वहाँ पे जाके नौकरी भी कर सकता हूँ? क्योंकि देखें वहाँ पे हमें अपने फ़ीस के एक्सपेंसेस भी, अगले ज़ाहिर है नेक्स्ट सेमेस्टर भी तो आना है, उसके एक्सपेंसेस मीट करने हैं, वहाँ पे रहना सहना खाना पीना, तो क्या मैं वहाँ पे जाके जॉब कर सकता हूँ? और अगर कर सकता हूँ तो कितनी कर सकता हूँ, और मैं कितना कमा सकता हूँ? एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि यार स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ से चले जाओ यूएस में, यूके में, कनाडा वगैरह, वहाँ जाके पेपर फेल करते रहो, वहाँ जाके सेमेस्टर फ्रीज करा दो, जब तक डिग्री नहीं होगी तुम्हें वो निकाल तो सकते नहीं है। एकेडमिक डॉक्यूमेंट जस्ट हमें स्कैन कॉपीज़ में ले जाएं या सीवी शेयर करते हैं तो हम उसको असेस करके आपको बता सकते हैं कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, और इस सारे के लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी असेसमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं वासिल भाई के पास। ये एक ऐसी शख्सियत हैं जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, जिन्होंने पाकिस्तान से बाहर बच्चे भेजने का ना एक किस्म का ठेका ही ले लिया है, ठीक है, और वो शापर में डाल डाल के ना थोक के हिसाब से ये बच्चे पाकिस्तान से बाहर भेज रहे हैं। तो आज वासिल भाई से हम कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे कि पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो पाकिस्तान से बाहर सर पढ़ना चाहते हैं और स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं। आज इनसे हम एक ऑनेस्ट रिव्यू लेंगे और ऑनेस्ट सजेशंस लेंगे, ऑनेस्ट प्रोसीजर लेंगे कि भाई दिखाया क्या जाता है, बेचा क्या जाता है और हकीकत क्या होती है। तो जो बच्चे स्पेशली आप लोगों के घर में से हैं, कोई बहन भाई हैं या कोई रिलेटिव्स में से हैं, वो इंटरेस्टेड है पाकिस्तान से बाहर जाके यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में पढ़ने के लिए, तो ये वीडियो आज उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वासिल भाई से हम ने उनका जो कीमती टाइम लिया है ये बहुत प्रोडक्टिव टाइम होगा आप सब के लिए और हमारे लिए भी। तो वासिल भाई सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपके इस कीमती वक्त का। तो सर कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। थैंक यू जाफरी साहब फॉर कमिंग हियर एंड थैंक यू फॉर मेकिंग इट पॉसिबल कि लोग आपके सारे व्यूअर्स हमें सुन सकें एंड वी कैन गिव देम अ गुड ओपिनियन एंड आल्सो टेल देम हाउ द थिंग्स एक्चुअली वर्क व्हेन दे गो अब्रॉड फॉर देयर स्टडीज़ और वट एवर पर्पस ऑफ द विजिट कुड बी। थैंक यू। अच्छा मुझे सबसे पहले ये बताएं कि स्पेशली आप किन कंट्रीज़ के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, बच्चों को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए? जाफरी भाई इसमें हम डिफरेंट इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ को प्रेफर करते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा बच्चे इस बार पाकिस्तान से यूके गए हैं, तो यूके के लिए हम उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए, यूएस के लिए, कनाडा के लिए, आयरलैंड के लिए और न्यूजीलैंड के लिए। ये 6 कंट्रीज़ हैं ग्लोबली जहाँ पे ज़्यादातर द कॉमन लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ इंग्लिश। तो हम प्रेफर करते हैं कि बच्चे वहाँ पे जाएँ जहाँ पे वो ईज़िली कम्युनिकेट कर सकें, खुद भी लर्न कर सकें और ग्रो भी कर सकें। ठीक हो गया। अच्छा वासिल भाई सबसे पहले तो हम ये कर लेते हैं कि जो बेसिक ऑडियंस के जहन में सवालात होते हैं ना, उन पे हमें काइंडली आप थोड़ा सा हमें गाइड कर दें कि बाहर जाने के लिए, पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए। ओके तो ये हमें थोड़ा सा आसान भाषा में। थैंक यू जाफरी साहब। येस, व्हेन यू आर अप्लाइंग अब्रॉड फॉर स्टूडेंट वीज़ा, तो उसके लिए ये है कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपकी सबसे पहले जो चीज़ है वो एकेडमिक्स है कि आपने कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन गेन की हो। इसमें मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो मैट्रिक जिन बच्चों ने किया वो होता है बिल्कुल फ्रेश मैट्रिक, एंड आई मस्ट से उनकी एज 16 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो बच्चे भी जा सकते हैं बाहर, लेकिन उनको या तो गार्डियन के साथ जाना पड़ता है, जैसे गार्डियन वहाँ पे अरेंज करना पड़ता है या गार्डियन के साथ ट्रैवल करना पड़ता है। उन बच्चों के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि वो हाई स्कूल में जाएंगे वहाँ पे, और हाई स्कूल में जाके तो वो देन वहाँ पे 2 इयर्स की क्वालिफ़िकेशन करेंगे, जहाँ जैसे यहाँ पे हम HSC कह सकते हैं या A लेवल्स के बच्चे कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, और उसके बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी की क्वालिफ़िकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो आइडियली पाकिस्तान से ज़्यादातर बच्चे जाते हैं वो उन्होंने इंटरमीडिएट यहाँ से किया होता है या A लेवल्स किया होता है। ये बच्चे कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टली बैचलर्स के लिए जा सकते हैं, कुछ में इन बच्चों को फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो इंटरमीडिएट है वो 12th क्लास तक को कंसिडर किया जाता है, जबकि यूके में या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में ये 13 ईयर की एजुकेशन होती है। तो उनको फिर उस एक ईयर को पूरा करने के लिए फाउंडेशन ईयर के लिए करना पड़ता है, और उसके बाद उनका 3 इयर्स का बैचलर होता है, जैसे पाकिस्तान में 4 ईयर का बैचलर होता है। तो इस तरीके से उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो 16 ईयर्स एजुकेशन बनती है। लेकिन इसमें कुछ एग्जामेशन भी हैं, जैसे कि जिन बच्चों के बड़े अच्छे ग्रेड्स हों, 80% हैं, 85% है, कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज़ में 70% पे भी उनको डायरेक्टली बैचलर में ले लिया जाता है, उनकी 3 इयर्स की डिग्री होती है।
उसके बाद जो बच्चे जिन्होंने बीए किया होता है पाकिस्तान से वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको दोबारा से 3 इयर्स के बैचलर में जाना पड़ता है वहाँ पे। तो वो यानी कि जो पाकिस्तान से बीए है उसको रिकग्नाइज़ नहीं किया जाता, उसकी बेस पे आपको ये कर दिया जाता है जो फाउंडेशन ईयर करना पड़ता है या एक एक्स्ट्रा ईयर करना था आपको बैचलर का, वो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 3 इयर्स के बैचलर में आप जाएंगे दोबारा से। हाँ, अगर आपने 2 ईयर बीए प्लस 2 ईयर मास्टर किया हुआ है तो देन आप एमएस के लिए जा सकते हैं, जिसको यहाँ पे एमफिल कहते हैं और वहाँ पे एमएस ही कहा जाता है उसको। और अगर आपने बैचलर ऑनर्स किया हुआ है 4 ईयर बैचलर ऑनर्स, उसके बाद भी आप जा सकते हैं। इसमें एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स हैं डिफरेंट, जैसे कि अगर आपने इंटरमीडिएट की है तो 50 to 60 के दरमियान आप फाउंडेशन ईयर के लिए जाएंगे। 60 to 70 में कुछ कंट्रीज़ में डिप्लोमा टू डिग्री में जा सकते हैं आप, और कुछ में दोबारा से फाउंडेशन के लिए जाएंगे। 70 में कुछ जगहों पे आप डायरेक्टली बैचलर के लिए जा सकते हैं, और ए लेवल्स के भी इसी तरीके के ग्रेड्स की कन्वर्जन को आप करके तो जा सकते हैं। अब जिन बच्चों ने बैचलर ऑनर्स किया होता है वहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन होती है कि अगर हमारा कम CGPA आ गया तो हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आपके लिए अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपका 2.5 CGPA है या 55% मार्क्स हैं तो दुनिया में बेताशा यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डायरेक्टली मास्टर्स में एडमिशन देती हैं, तो आपको उसके लिए कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो बच्चे रिसर्च प्रोग्राम्स में जाना चाहते हैं, MPhil बाई रिसर्च में, MS बाई रिसर्च में या PhD के प्रोग्राम्स में, उनके लिए उनको चाहिए होता है एक रिसर्च प्रपोजल। उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब भी कोई सिंडिकेट या प्रोफेसर आपको अप्रूव करेगा अपने साथ लेने के लिए, क्योंकि आपको एक सुपरवाइज़र चाहिए होगा, वो ये चेक करता है कि आपने कोई पब्लिकेशन की है या नहीं। तो कोई भी आपका पेपर जो पब्लिश हुआ होगा वो पब्लिकेशन होगी तो उसकी बेस पे आपको प्रेफरेंस देगा। तो ये ऑप्शन जो हैं सारी, मतलब मैट्रिक से लेके आपके PhD बल्कि पोस्ट PhD तक भी हैं। अगर आपने PhD भी किया है उसके बाद पोस्ट PhD किसी स्पेसिफिक उस फील्ड में रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, और इन सारों का ये फ़ायदा होता है जब आप PhD या उस लेवल पे जाते हैं तो आपको बेसिकली साथ एक टीचिंग असिस्टेंटशिप की जॉब मिल जाती है, या आपको फंडिंग मिल जाती है यूनिवर्सिटी की तरफ से, सुपरवाइज़र की तरफ से, क्योंकि आप किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करने जा रहे होंगे जिसके रेलिवेंट आपने रिसर्च करनी है, तो वो बेसिकली कोई ना कोई फंडेड होगा। बहुत रेयरली होता है, और अगर आपको नॉन फंडेड PhD में जा रहे हैं तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, क्योंकि आपने रिसर्च पे भी काम करना है, 3 इयर्स के लिए फ़ी भी देनी है, वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो जब भी आप PhD के लिए अप्लाई करें तो प्रेफर ये करें कि आपको या तो फुली फंडेड मिल जाए या एटलीस्ट 50-60% फंडेड होनी चाहिए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वासिल भाई ने हमें काफ़ी ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया एकेडमिक हवाले से। तो सर एकेडमिक हवाले के बाद आसान अल्फाज में मैं ज़रा ऑडियंस को ये चीज़ डिलीवर करना चाहता हूँ कि इस पे टाइम कितना लगता है, इस पे ख़र्चा कितना आता है, और इसमें मतलब कि प्रोसेस क्या होता है। एक आम देहात का बच्चा जिसने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ है, एक गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा हुआ है, क्या वो भी इस अब्रॉड पढ़ने के लिए जा सकता है, या सिर्फ बीकन हाउस के बच्चे जा सकते हैं, या एजुकेटर्स के बच्चे जा सकते हैं? तो ये थोड़ी सी रोशनी डाल दें खर्चे की और रिक्वायरमेंट्स, एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स के अलावा, और टाइम कितना लग जाता है इसके ऊपर। ओके, ऑलराइट। जैसे कि आपने पूछा कि गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए या उर्दू मीडियम से पढ़े हुए बच्चे भी जा सकते हैं या नहीं, तो वो भी जा सकते हैं। उन बच्चों को भी एक इंग्लिश टेस्ट है डिफरेंट, IELTS है, PTE है, पियर्सन टेस्ट इन इंग्लिश है, ये टेस्ट के पास करने पड़ते हैं। सबसे पहले आपको इंग्लिश जो प्रोफिशेंसी है वो प्रूव करनी पड़ेगी। आपने जब इंग्लिश टेस्ट पास कर लिया, सिर्फ जो बच्चा बीकन से पढ़ के आ रहा है या उधर से पढ़ के आ रहा है दूसरे किसी OA लेवल्स के बैकग्राउंड के साथ, तो उसका अगर A-B-C ग्रेड है O लेवल्स की इंग्लिश में, तो उसका जो IELTS है वो वेव ऑफ हो जाएगा, इंग्लिश टेस्ट वेव ऑफ हो जाएगा। हमारे जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से पढ़े हुए हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड करिकुलम पढ़ा हुआ है या कोई और बोर्ड का करिकुलम पढ़ा हुआ है, तो उनको इंग्लिश टेस्ट वगैरह करना पड़ेगा। उस इंग्लिश टेस्ट की बेस पे उनका जो इंग्लिश की रिक्वायरमेंट्स हैं वो वेव ऑफ हो जाएंगी, वो या मीट हो जाएंगी। तो उन सिर्फ ये डिफरेंस है उन बच्चों को और इन बच्चों को। और एक और चीज़ जो पहले मैंने मेंशन की कि जब बच्चे ने A लेवल्स कर लिया तो वो डायरेक्टली बैचलर में चला जाएगा। जो बच्चा इंटरमीडिएट करके जाएगा तो उसको या तो फाउंडेशन ईयर में या डिप्लोमा के रूट के थ्रू जाना पड़ेगा। सिर्फ ये डिफरेंस है। इसी तरीके से अगर वो उस बच्चे ने मास्टर्स कर लिया हुआ है या बैचलर ऑनर्स कर लिया हुआ है तो फिर कोई डिफरेंस नहीं रहता, सिर्फ इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स वाला डिफरेंस वहीं का वहीं रहता है, वो उसको मीट करना पड़ता है। इस प्रोसेस में जो सारा है इसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के हिसाब से डिफरेंट टाइम फ्रेम है कि लगता है, लेकिन आपने ये देखना है कि जहाँ पे भी आप अप्लाई करने लगें, चाहे UK में अप्लाई कर रहे हैं, US में कर रहे हैं, तो आपको
आपको उनकी सारी जितनी भी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से या वहाँ की रेलिवेंट अथॉरिटी की तरफ से, होम ऑफिस की तरफ से, DIBP की तरफ से रिलीज़ की गई हैं, उनको मीट करना होता है। अब जैसे हम UK की बात करें तो UK में जो प्रोसेस है नॉर्मली, अगर आपने इंग्लिश टेस्ट कर लिया हुआ है तो तकरीबन फिर भी 3-1 माह का टाइम आपका लग जाता है। ये 3 माह का टाइम इस तरीके से लगता है कि आपको 28 डेज़ के लिए फ़ंड्स मेंटेन रखने होते हैं। वो फ़ंड्स कितने हैं कि अगर आप लेट से बर्मिंघम में अप्लाई कर रहे हैं, आप मैनचेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, तो 9207 पाउंड प्लस रिमेनिंग फ़ी ऑफ फर्स्ट ईयर आपने अपने अकाउंट में रखनी है, जो कि लेट से कि अगर आपकी पहले साल की फ़ी जो है वो 10,000 पाउंड है, आपने 10,000 की 10,000 पाउंड एडवांस में पे कर दी, तो 9707 पाउंड जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। इसी तरीके से आप अगर इनर लंदन में जा रहे हैं वहाँ पे भी एक सर्टेन अमाउंट आपने इसी तरीके से रखनी है, और वो जब आप रख के 28 डेज़ के लिए इस अमाउंट को आपने मेच्योर रख करना है, उसके बाद आप वीज़ा फ़ाइल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने जो यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर लेना है, ऑफ़र लेटर जो आएगा वो कंडीशनल होगा, उसके ऊपर कुछ कंडीशंस होंगी कि आप एकेडमिक्स ये मीट करें, आप इंग्लिश की ये रिक्वायरमेंट्स मीट करें, आप इतना डिपॉजिट करवाएं यूनिवर्सिटी को। तो आपने क्या करना है, वो जब आप मीट कर लेंगे तो उसके बाद आपको अनकंडीशनल ऑफ़र आएगा। अनकंडीशनल ऑफ़र के साथ आप अपना एक यहाँ पे मेडिकल टेस्ट होता है वो करवा के अपनी बैंक स्टेटमेंट जो मेच्योर है वो भेजेंगे, तो देन वो आपको एक फ़ाइनल लेटर देते हैं जिसको कैश लेटर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसको COE कहा जाता है, US में I-20 कहा जाता है, कनाडा में एक्सेप्टेंस लेटर कहा जाता है। ये आपको जब ये लेटर आपको मिलेगा तो उसके साथ आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को भेजे होंगे वो वाले सारे लगा के आपने यहाँ पे वीज़ा फ़ाइल फिल करनी है, जो कि यहाँ पे होती है जेरीस एक है, वहाँ पे आपने जाके उसको सबमिट करवा देना इन सारे डॉक्यूमेंट्स को। वो जब आप सबमिट करवा देंगे तो उसके बाद जो आजकल प्रायोरिटी सर्विसेज पे लेट से अगर आप UK का कर रहे हैं तो प्रायोरिटी सर्विस पे उनका जो वीज़ा है वो आपको 7 से 10 दिन का वर्किंग टाइम है उसको जो प्रोसेस करने में लगाते हैं। और अगर आप नॉर्मल करते हैं तो 15 to 20 डेज़ में करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी प्रोसेसिंग टाइम यूजुअली यही 2 to 3 वीक्स का है, लेकिन आजकल जो वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा डिलेज़ आ रहे हैं उसमें, और आजकल यानी कि 5-5, 6-6 माह का टाइम लगा रहे हैं वीज़ा के प्रोसेस में। पीछे वाला प्रोसेस पे बाद में बात करते हैं। तो इसलिए आपने जहाँ पे जब भी आपने रखना है तो ये फाइनेंशियल आपके पास जेन्युइन होने चाहिए। यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि कहते हैं कि हम किसी इन्वेस्टर से ले लेंगे या ये कर लेंगे, वो पैसे फिर आपके लिए मसला बन जाते हैं जब खास करके जब प्रोसेस डिले हो जाता है, क्योंकि प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इन्वेस्टर तो आपको उतने ज़्यादा टाइम के लिए अपने पैसे तो नहीं रखने देगा, और वो पैसे जब आपके पास होंगे भी नहीं तो वहाँ पे उस कंट्री में भी जाके आप सफ़र करते हैं, क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है फ़ीस देने के लिए, पैसे नहीं है रहने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं। तो कोशिश करें कि अपनी जो ट्यूशन फ़ी है, लिविंग कॉस्ट है, उसके पैसे यहाँ से मैनेज करें, खुद मैनेज करें, और उसके बाद आप अप्लाई करें वीज़ा के लिए। इसी तरीके से जब आप जो UK का प्रोसेस है वो भी 2 to 3 मंथ्स। ऑस्ट्रेलिया का जो प्रोसेस है जब आप वहाँ पे अप्लाई करते हैं तो पहले कंडीशनल ऑफ़र आता है, उस कंडीशन में एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको GTE कहा जाता है, वो अब चेंज होकर GST में चली जाएगी। उस GTE की रिक्वायरमेंट्स में आपने फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स प्रॉपर मनी ट्रेल देनी होती है कि ये पैसे मेरे पास कहाँ से आए, किस किस तरीके से आए, किस डेट में अकाउंट में गए, उसकी सारी रसीद्स आपने साथ लगानी है। सारी चीज़ें आप लगाएंगे तो देन जाके आपके GTE का अप्रूवल का वो होगा, वो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा, और उसी GTE के सारे डॉक्यूमेंट्स को आपने साथ वीज़ा के भी फाइल कर देना है। तो और जो फाइनेंशियल कॉस्ट है इसी तरीके से US में जो है, US में ये होता है कि आपने यूजुअली फ़ी पहले नहीं पे करनी होती, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको बाद में फ़ी का कहती हैं, और कनाडा में भी जस्ट I-20 के लिए या एक्सेप्टेंस लेटर के लिए $100, $200, $300 फ़ी होती है, वो करनी होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ 4-5 हज़ार जो डिपॉजिट है वो लेती हैं, तो इसलिए ये कॉस्ट कम होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान से जो US और कनाडा की वीज़ा रेशियो है बहुत कम है। लेकिन कनाडा में एक और भी है, STS स्ट्रीम भी है, जिसके लिए अराउंड अबाउट $20,000 आपने एक ब्लॉक अकाउंट में रखने होते हैं, प्लस आपने पूरे साल की फ़ी जो है वो भी ट्रांसफ़र करनी होती है यूनिवर्सिटी को। तो पूरे साल की फ़ी जो कनाडा में बनती है वो यूजुअली 8 सब्जेक्ट्स के क्रेडिट्स पे बनती है, तो वो अराउंड अबाउट $24,000-25,000 होती है। तो ये $45,000 अगर आपके पास हो तो आप SDS की स्ट्रीम में जा सकते हैं। उसमें जाने का ये फ़ायदा होता है कि आपको जो वीज़ा का रिस्पॉन्स है वो विदिन 28 डेज़ मिल जाता है आपको, और उसमें वीज़ा लगने के चांसेस एज़ कम्पेयर टू द सिंपल प्रोसेस ज़्यादा होते हैं। तो US में भी जस्ट आपने I-20 के पे करने होते हैं, और ये सारा इसमें करना होता है। इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस, और यू कैन जस्ट राइट अ कमेंट हियर, तो वी विल बी रिस्पॉन्डिंग। जब ये वीडियो स्ट्रीम हो रही होगी वहाँ पे आप कमेंट लिखेंगे तो उस पर आपको सारा कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस में 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक तो एकेडमिक्स है, दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज है, और तीसरा फाइनेंशियल्स है। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो यू शुड ट्राई टू अप्लाई अब्रॉड, और
there are high chances that you will be getting the visa. ज़बरदस्त, सर ने बहुत ही हमें ब्रीफली ये सारी चीज़ें समझाई। एक और मेन क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन कह सकते हैं कि मैं स्टडी वीज़े पे चला गया हूँ, फॉर एग्जांपल यूएस चला गया हूँ, यूके या कनाडा वगैरह, क्या मैं वहाँ पे जाके नौकरी भी कर सकता हूँ? क्योंकि देखें वहाँ पे हमें अपने फ़ीस के एक्सपेंसेस भी अगले ज़ाहिर है नेक्स्ट सेमेस्टर भी तो आना है, उसके एक्सपेंसेस मीट करने हैं, वहाँ पे रहना सहना खाना पीना, तो क्या मैं वहाँ पे जाके जॉब कर सकता हूँ? और अगर कर सकता हूँ तो कितनी कर सकता हूँ और मैं कितना कमा सकता हूँ? ये जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मैं महीने का पढ़ाई के नाल 20-25 लाख रुपया तो तू कमा लेना, तो इसके ऊपर हमें ज़रा बताइएगा इसमें कितनी हकीकत है कि आया ये सच है तो कैसे है? अच्छा, इसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि जैसे जाफरी साहब ने कहा कि नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ी भी आती है, आपकी लिविंग कॉस्ट भी होती है। तो जो हम पहले बात कर रहे थे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की, तो उसमें आपने फ़र्स्ट ईयर की सारे रिक्वायरमेंट्स मीट की होती हैं, तो पहले साल की आपकी सारी की सारी वो होती हैं। ठीक है। दूसरा, इन सारे कंट्रीज़ में आपको फुल टाइम वर्किंग राइट्स नहीं होते, क्योंकि आप स्टूडेंट वीज़े पे होते हैं, आप कोई लेबर पे नहीं गए होते या कोई प्रोफेशनल वर्क वीज़े पे नहीं गए होते। तो आपने जो फुल टाइम जो आपका फेज़ होता है वो स्टडी का होता है, जो पार्ट टाइम होता है वो आपका जॉब का आप कर सकते हैं। अब जैसे ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में आप वीकली 24 आवर्स काम कर सकते हैं, फोर्टनाइटली 48 आवर्स काम कर सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में जो मिनिमम वेज रेट है वो अराउंड वो $23 पर आवर है। तो $23 को आप फोर्टनाइटली यानी 2 वीक्स के साथ 48 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आप बाय लॉ इतना ही पैसा बना सकते हैं, इससे ज़्यादा पैसा नहीं बना सकते। यूके की बात कर लें तो यूके में पर वीक आपको 20 आवर्स वर्क अलाउ होता है। तो 20 आवर्स में आप यूजली जो वेज रेट है वो 11 पाउंड के राउंड अबाउट है। तो 11 पाउंड को आप अगर 20 से कर लें तो ये आप वीक में इतने ही पैसे कमा सकते हैं, और 4 वीक के साथ आप एक महीना कर लें तो आप कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं बना सकते, इतना ही कर सकते हैं, शायद अपनी लिविंग निकाल लें। हाँ, लेकिन यूके में आपको एक एज ये मिल जाता है कि आपकी 1 ईयर का मास्टर होता है, यूजली आपने 50-60% फ़ी यहाँ से पे की होती है, तो जस्ट कुछ फ़ी आपने पे करनी होती है जो आप वहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2 ईयर्स का मास्टर है, यूएस में 2 ईयर्स का मास्टर है, कनाडा में 2 ईयर्स का है, आयरलैंड में, बाकी सारे कंट्रीज़ में 2 ईयर्स का है। तो वो आपने वो फ़ी भी पे करनी होती है। तो ये जो ख्वाब है ना कि मैं वहाँ से जाके पता नहीं करोड़ों कमा के वापस भेज दूँगा, ऐसा नहीं होता। आपने ख़ास करके जब तक स्टडी वाले फेज़ में, जब आप स्टडी कंप्लीट कर लेते हैं, और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बच्चे सफ़र करते हैं, आपने अक्सर बच्चों को सुना होगा वो कहते हैं हम यहाँ पर आए हैं, हालात बहुत ख़राब हैं, ये हैं वो हैं। वो बच्चे कभी भी प्रोफेशनल जॉब्स को नहीं देखते, वो जाके क्या प्रेफर करते हैं कि हम सिक्योरिटी में ज़्यादा पैसा बना रहे हैं तो सिक्योरिटी कर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया में हर बच्चा जो है वो ऊबर के पीछे पड़ा होता है, सिक्योरिटी के पीछे पड़ा होता है। तो ये फॉर द टाइम बीइंग तो आप पैसा बना रहे हैं, लेकिन आप कैरियर नहीं बना रहे होते। और फिर अक्सर बच्चों को आपने सुना वो कहते हैं कि यहाँ पे पीआर नहीं होती, यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस नहीं मिलती। तो उसके पीछे यही वाला फैक्टर होता है, क्योंकि आपका फोकस कभी प्रोफेशनल कैरियर नहीं होता। और जब आप प्रोफेशनल कैरियर नहीं है तो किसी भी ऊबर ड्राइवर को तो पीआर नहीं मिलती ना, किसी भी टैक्सी ड्राइवर को या सिक्योरिटी गार्ड को तो पीआर नहीं उन्होंने देनी, उन्होंने तो किसी स्किलफुल बंदे को देनी है। और वो स्किलफुल बंदा ही कहीं पे जाके किसी कंपनी में जॉब ले सकता है, उसी जॉब की बेस पे पीआर के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आपने जब भी करना है स्टूडेंट कैरियर के दौरान आपको प्रोफेशनल जॉब मिलने के बहुत कम चांसेस हैं, अनलेस आप किसी सॉफ्टवेयर की स्ट्रीम से हैं, कोई प्रोग्रामर्स हैं, कोई कोडर्स हैं, कोई यूनिक स्किल्स हैं जो पार्ट टाइम किए जा सकते हैं। तो जब भी आप अपने यूनिवर्सिटी के लास्ट सेमेस्टर में हों तो आप प्रोफेशनल जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दें। आपको अगर इंटर्नशिप भी मिलती है, कम रेट पे मिलती है, आप इंटर्नशिप के लिए करें, और वो बेसिकली लीड करेगा टूवर्ड अ गुड प्रोफेशनल जॉब जब आपके पास वहाँ का एक्सपीरियंस होगा। तो आप इसी तरीके से कनाडा में भी, यूएस में भी आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे भी जो अर्निंग है वो इसी कंटेक्स्ट में है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम ये कहें कि करोड़ों रुपये आ जाएंगे, रातों रात हम अरबपति बन जाएंगे, घर वालों को पैसे भेज देंगे, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है इन कंट्रीज़ में। और इन कंट्रीज़ का स्ट्रक्चर भी ऐसा बनाया गया है कि यू कैन अर्न, you can live a good life and then you can rest of the amount you can pay into the taxes। और जब आप बूढ़े हों तो वो वाली सारे आपको वापस मिलते रहें किसी हेल्थ की फॉर्म में, आपकी बच्चों की फ्री एजुकेशन में, आपकी सिक्योरिटी में, और इन सारे कंटेक्स्ट में। अच्छा सर, ये एक चीज़, एक कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पाया जाता है या बच्चों को ख्वाब दिखाए जाते हैं कि बेटा जब आप वहाँ पे पढ़ रहे होंगे तो आप साथ साथ नौकरी करते जाएंगे, आपके वर्किंग आवर्स काउंट होते जाएंगे। जब वर्किंग आवर्स काउंट होते जाएंगे, जैसे ही आपकी डिग्री मुकम्मल होगी तो आपके वर्किंग आवर्स इतने ज़्यादा हो चुके होंगे, इतने मीट कर चुके होंगे कि ऑटोमेटिकली वो मुल्क आपको पीआर दे देगा और आपका वहाँ पे कोई ना कोई आपको वर्क परमिट मिल जाएगा, आपके नेशनैलिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे।
ये कुछ ऐसे लॉलीपॉप हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, इसमें सर कितनी हकीकत है? अच्छा, इसमें ये जो आपने बात की, अगर आप प्रोफेशनल उसी फील्ड में ना जिसमें आपने डिग्री कर रहे हैं और उसी में आपने स्किल असेसमेंट करवानी है, तो अगर आप उसी से रेलिवेंट पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो वो आपके पॉइंट्स के लिए काउंट होगा टुवर्ड्स पीआर, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कि आपने लेट्स से कि 2 साल की डिग्री है, 2 साल आपने पार्ट टाइम किया तो 1 ईयर के लिए एक्सपीरियंस के लिए काउंट किया जा सकता है। बाकी किसी कंट्री में ये काउंट नहीं किया जाता। और पीआर के डिफरेंट प्रोसेस हैं, जब तक आपको वो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर नहीं करेगा तो आपको पीआर नहीं मिलेगी उन कंट्रीज़ में। या फिर ऑस्ट्रेलिया में पॉइंट बेस्ड है, और पॉइंट बेस्ड में भी आपकी टर्न आते होते हो सकता है 2 साल लग जाएँ, 4 साल लगें, 5 साल लगें। तो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे डिग्री की तो आपको पीआर मिल जाएगी। लेकिन इसमें सबसे अच्छा जो रूट ये है कि आप कहीं पे अगर प्रोफेशनल जॉब कर रहे हैं तो वो लोग आपको इजीली स्पॉन्सर कर सकते हैं। एक कंपनी में लेट से आप हमारी कंपनी में आए, हमारे पास आप जॉब कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि जाफरी साहब में एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्किल्स हैं और हमें इस चीज़ की नीड है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम जाफरी साहब को स्पॉन्सर दे देंगे, वो डायरेक्टली पीआर की तरफ लीड कर जाएगा। तो वो एक सबसे आइडियल सिनेरियो ये वाला होता है कि आप गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ नहीं होता कि जी इसके बाद इसने इतने घंटे काम किया तो इन घंटों की बेसिस के ऊपर इसके बाद नहीं, वो बेसिकली गवर्नमेंट के साथ नहीं होता, वो स्किल असेसमेंट करवानी होती है आपने। और वो स्किल असेसमेंट की बेस पे अगर आपने उसी के रेलिवेंट वो किया है तो एक डिफरेंट अथॉरिटी होती है, वो ये कहती है कि इन्होंने पार्ट टाइम यहाँ पे इतना किया, इसको जब पीआर के लिए बाकी सारे पॉइंट्स पूरे करेंगे तो इसमें 5 जो पॉइंट्स हैं वो इस चीज़ के देते हैं, या इतने सर्टेन पॉइंट्स इस चीज़ के देते हैं। कोई ये नहीं होगा कि उसकी बेस पे पीआर देते हैं, वो जस्ट एक आपको पॉइंट्स। हाँ, इसलिए आपको प्रोफेशनल अगर जॉब मिल रही है तो उबर और टैक्सी से ज़्यादा आप इसको प्रेफर करें कि आप प्रोफेशनल जॉब को करें, 5 पॉइंट्स वो पॉइंट्स गेन कर सकें। और पॉइंट्स के अलावा आपका बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको बच्चे अंडरस्टैंड नहीं कर सकते कि आप प्रोफेशनल कैरियर में या प्रोफेशनल जॉब में कम पैसा बना रहे होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप ज़्यादा सीख रहे होते हैं, अपने आप ग्रो कर रहे होते हैं, एक्सपोजर गेन कर रहे होते हैं, कुछ पॉइंट्स भी ये कर रहे होते हैं। और उस एक्सपीरियंस की बेस पे आप जहाँ पे भी जाके अप्लाई करेंगे ना, आपके चांसेस ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू एनी फ्रेश और एनीवन। और जब भी आप यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में हो ना, ये नहीं है कि मैं डिग्री करूँगा तो उसके बाद अप्लाई करूँगा, फिर आपको जॉब नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब आप लास्ट सेमेस्टर में है ना तो आप अप्लाई करते जाएंगे तो हर कोई प्रेफर करेगा कि फ्रेश ग्रेजुएट आ रहा है, इसको हम हायर कर लें। क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे आपकी इंटरव्यू की टर्न आते आते, कॉन्ट्रैक्ट होते होते 4-5 माह का टाइम इन कंट्रीज़ में लग जाता है कम से कम। और फिर जब कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि आपको कल से ही जॉब पे बुला लेंगे, हो सकता है 2 माह के बाद वो बुलाएं, आपको 3 माह के बाद बुलाएं, डिपेंडिंग अपॉन। वहाँ पे तो ऐसा नहीं होता ना कि आज एक बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, कल उसका दिल नहीं किया कि मैं यहाँ पे नहीं करूँ या मैं बाहर का वीज़ा अप्लाई कर, कल ही छोड़ के चला जाएगा। वहाँ पे एक टर्म होती है जो आपने सर्व करना होता है, और कंपनी क्या कर रही होती है उसी टर्म के हिसाब से अगले बंदों को हायर कर रही होती है। तो आप जब वो लास्ट सेमेस्टर में या लास्ट ईयर में अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं उस तरीके से। ठीक हो गया सर। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो पूछना भी ज़रूरी है। एक ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि यार स्टूडेंट वीज़ा पे यहाँ से चले जाओ यूएस में, यूके में, कनाडा वगैरह, वहाँ जाके पेपर फेल करते रहो, वहाँ जाके सेमेस्टर फ्रीज करा दो, जब तक डिग्री नहीं होगी तुम्हें वो निकाल तो सकते नहीं है। आया वाकई इसमें हकीकत है या ये वो दाढ़ी से मूछें बढ़ जाती हैं फीसें दे दे के, क्या इसमें? अच्छा, इसमें ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। आप जैसे फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट रूल्स हैं इसके हवाले से। आप फॉर एग्जांपल जब आप यूके में होते हैं तो आपने जिस टाइम तक आपको वीज़ा ग्रांट किया गया उसके अंदर अंदर आपने डिग्री करनी है। अगर आपने डिग्री नहीं की तो बहुत रेयरली चांसेस हैं कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ शायद आपको 3 माह की एक्सटेंशन दे दें, उससे ज़्यादा की एक्सटेंशन नहीं देंगे। रीसीट एक बार ही दिया जाएगा आपको। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया में न जाके इस सिस्टम को बच्चों ने बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसा था कि अगर आपने नहीं किया तो आप यूनिवर्सिटी चेंज कर लें, कॉलेज चेंज कर लें, कॉलेजेस में चले जाएं, ये वो कर लेंगे। तो इस चीज़ को इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि इसकी वजह से अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने सारे रूल्स चेंज किए हैं और इसी चीज़ पर फोकस किया जा रहा है कि जो बच्चा जिस प्रोग्राम में आ रहा है वो वहाँ पर ही कम्प्लीट करे, उसी यूनिवर्सिटी में करे, वो किसी और उसमें न जाए। और अक्सर जिन बच्चों को वहाँ पर PR लेने में प्रॉब्लम आ रही होती है या ये करने में, वो यूजली ऐसे ही बच्चे होते हैं जिन्होंने कभी डिग्रीज़ नहीं कंप्लीट की होती, फेलियर्स किए होते हैं, बार बार इंस्टीट्यूट चेंज किए होते हैं, बार बार डिग्रीज चेंज की होती हैं। तो जो भी स्टेट जब उनको सिटीज़न देती है, सिटीज़नशिप देने के चक्कर प्रोसेस में होती है या वो सारे उससे गुजर रही होती है, तो वो इस चीज़ को ऑब्जर्व करती है कि ये मतलब उस बंदे का जो कैरेक्टर है वो कैसा है, उसके जो पास्ट एक्सपीरियंस है ऑस्ट्रेलिया में वो कैसा रहा, सारे क्रेडिबिलिटी इन टर्म्स के कैसी है। तो आप फॉर एग्जांपल आप अगर अपने घर में किसी बंदे को रखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके क्रेडेंशियल
क्रेडेंशियल्स कैसे हैं। तो एक बार बार फेल होने वाले बंदे को तो ना कोई कंपनी जॉब दे रही होगी, ना उसको कहीं पे पॉइंट्स के लिए पूरे करने के लिए, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, या इवन के प्रोफेशनल एक्रेडिटेशन के लिए भी। कुछ डिग्रीज़ में ये होता है कि आपने वो डिग्रीज़ की हैं तो उसके बाद आपको कहीं ना कहीं जाके इंटर्नशिप करनी है या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन करना है, तो तब उसकी एक्रेडिटेशन मिलेगी आपको, तब उसके बेस पे आप जाके PR अप्लाई कर सकेंगे। तो जब वो बार बार फेल हुई होगी तो कोई भी कंपनी आपको रखने के लिए तैयार नहीं होगी अपने उसमें। तो इसलिए जब भी आप जाते हैं तो आपका प्राइमरी फोकस जो है वो स्टडी होना चाहिए। आपने उस स्टडी को कंप्लीट करना है तो देन आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा ओपन हो जाती हैं। लेकिन जब आप इस तरीके के रूट्स में, और ख़ास करके ये जो एकेडमिक क्रेडिबिलिटी है, इसके हवाले से यूनिवर्सिटीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। अगर आपने कहीं पे कोई प्लेजरिज्म की, कहीं पे कुछ वो किया कि इस तरीके की स्पोर्ट ली जो कि क्रेडिबिलिटी उनकी यूनिवर्सिटी की या एकेडमिक जो है उसको ख़राब करती है, तो यूनिवर्सिटीज़ कभी भी आपको हो सकता है कि वो आपको टर्मिनेट कर दें। और कितनी बार ये मैंने देखा कि बच्चों को वो जब मिलती है, डिग्री मिलती है, तो उसके ऊपर ये कमेंट भी ऐड किया जाता है कि इस बच्चे ने ये किया है। तो जब भी आप कहीं पे एम्प्लॉयर के पास जाएंगे तो अगर वो कमेंट उसके ऊपर ऐड हुए तो आप खुद सोच लें कि वो कौन सा एम्प्लॉयर आपको हायर करने का सोचेगा या क्या करेगा। मतलब कि इसका शॉर्ट टर्म हमें शायद देखने में नज़र आ रहा हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। तो लॉन्ग टर्म आपने जब भी जाना है तो यू शुड साउंड लाइक अ वेरी जेन्युइन, वेरी प्रोफेशनल, एंड दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड थ्रू योर एकेडमिक सर्टिफिकेशन। जिंदाबाद जिंदाबाद। सर, दूसरा हमें ये बता दें कि अब हमारी जो ऑडियंस ये देख रही है, इनमें से कोई आपसे कंसल्ट करना चाहे, क्या प्रोसेस है? एक तो आपका यहाँ पे इस वक्त हम बैरिया फेज़ 4 में सिविक सेंटर में वासिल भाई के पास मौजूद हैं, और कुछ दिनों तक ये यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं F7। हाँ नहीं, बैरिया फेज़ 7 में हमारा ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। बैरिया फेज़ 7 में, हाँ बैरिया फेज़ 7 में सर का ऑफिस शिफ्ट हो रहा है। तो वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो मैं दे दूँगा। तो आपकी कंसल्टेंसी के लिए अभी हम सर के ऑफिस में बैठे हैं, तो माशाल्लाह इनकी पूरी टीम जो है वो अपनी वर्किंग जोन में बैठी हुई है। तो हमारे व्यूवर्स के लिए कुछ प्यार मोहब्बत किया जाएगा? श्योर। आप जाफरी साहब ने जैसे मेंशन किया कि हम ये बैरिया फेज़ 4 में बैठे हैं। इसके अलावा हमारा ब्लू एरिया में ऑफिस है, पेशावर में है, लाहौर में हमारा DHA में ऑफिस है, जोर टाउन में ऑफिस है, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, गुजरांवाला में एक नया ऑफिस ओपन कर रहे हैं, गुजरात में मीरपुर में है, कोटली में, आज़ाद कश्मीर में है। तो अक्रॉस पाकिस्तान आपको ये ऑफिस मिल जाएंगे। आप जहाँ पे भी जाना चाहें आप उन ऑफिस में जा सकते हैं। मैंने तो पाकिस्तान से बाहर का भी सुना था। इसके अलावा भी हमारे डिफरेंट कंट्रीज़ में भी ऑफिस हैं। जैसे मैं खुद ऑस्ट्रेलिया वाले ऑफिस में होता हूँ, UK में हमारा ऑफिस है, उसके अलावा नेपाल में है, नाइजीरिया में है, गाना में है, टोगो, सेनेगल, गैम्बिया में है, UAE में हमने ऑफिस बनाया है। तो डिफरेंट कंट्रीज़ में आपको इस तरीके से ऑफिस मिल जाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान की ऑडियंस से हम खाते में, तो आप किसी भी ऑफिस में जा सकते हैं। अपने एकेडमिक डॉक्यूमेंट जस्ट हमें स्कैन कॉपीज़ में ले जाएं या CV शेयर कर दें, तो हम उसको असेस करके आपको बता सकते हैं कि आप किस कंट्री के लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या प्रोसेस करना पड़ेगा। और इस सारे के लिए आपको कोई चार्जेस पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितनी भी असेसमेंट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आपको हो सकता हुआ काम तो फिर करें, लेकिन आप ये देखें कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स हैं तो फिर आप जाएं, वरना आप उन कंट्रीज़ में जाके सफ़र करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा इंग्लिश जो है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कम्युनिकेशन सारी आपकी इंग्लिश में हो रही होगी। तो मैं सर के ऑफिस के तमाम डिटेल्स जो हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। जैसे कि सर ने बताया कि तमाम असेसमेंट जो है और आपको जो भी मशवरा दिया जाएगा वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आप लोग कितने पानी में हैं और कहाँ जाना चाहिए आप लोगों को। वासिल भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने हमें इतना कीमती टाइम दिया, और इतना टाइम से बढ़ के जो आपने हमें नॉलेज दिया, तो ये हमारे लिए बहुत कीमती था। बहुत बहुत शुक्रिया। Really nice to meet you, Jafri sir, for the first time, and hopefully we'll be in touch. And also all those people who are watching us, it's really pleasure to speak to you, and we are here to assist you in the best way that we can do to everybody who wants to go abroad for higher study, to acquire the knowledge and to serve the community the best way they can. And we would keep on serving the people the way we have been serving over the years. And Jafri sir, so kind of you for visiting us from that far, coming here. It's not an easy thing, I can understand, and it was really a pleasure to host you here. आपकी मोहब्बत ले आई है। बहुत शुक्रिया जाफरी साहब, really nice to meet you. Thank you. And एक और चीज़, आपने जाफरी साहब का YouTube चैनल, Facebook, TikTok, Instagram, इतने ज़्यादा सोशल टूल किट्स हैं कि मुझे खुद उनके नाम नहीं याद रहते। तो सारों को आपने लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर लाजमी करना है। लाजमी से कर देना है, और वो घंटे का निशान उसके ऊपर पटिंग लाजमी करना है। All right, thank you. Thank you very much, sir.